अगली सुबह प्रीति और विक्रांत अपने दादासा को छोड़ने रेलवे स्टेशन पहुंचे। सुखदेव के सारे दोस्त भी वही उनका इंतजार कर रहे थे। विक्रांत ने उनका सारा सामान ट्रेन में उनकी सीट के ऊपर रखा और बोला, दादासा, दिल्ली पहुंचते ही फोन कर दीजिएगा और प्लीज ट्रेन से अपना स्टेशन आने पर ही उतरिएगा। सुखदेव मुस्कुराने लगे। प्रीति एक बैग सुखदेव के पास रखते हुए बोली, दादासा, इसमें आपके खाने पीने का सारा सामान है, जब भूख लगे खा लीजिएगा। प्रीति ने इतना कहा ही था कि ट्रेन की सीटी बज गई। प्रीति और विक्रांत ने अपने दादासा को गले लगाया तो प्रीति भावुक होकर बोली, अपना ख्याल रखिएगा दादासा। हाँ दादासा, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। आपकी मेडिसिन भी रख दी है, टाइम पर ले लेना, विक्रांत ने समझाया। तो सुखदेव बोले, वो तो मैं ले लूंगा, पर तुम दोनों फिर से मत झगड़ बैठना, अच्छे भाई बहन बनकर रहना। और प्रीति, अपने भाई सा की हर बात मानना और इसकी किसी बात को लेकर बहस मत करना, समझी? प्रीति ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। सुखदेव ने खिड़की से बाहर देखा और बोले, अच्छा चलो अब दोनों ट्रेन से उतरो, ट्रेन बस चलने ही वाली है। विक्रांत ने एक बार फिर से सुखदेव के पैर छुए और प्रीति भी अपने दादासा के गले लगकर इमोशनल हो गई। दोनों अपने दादासा को देखते हुए ट्रेन से नीचे आए। उनके नीचे आते ही ट्रेन चल पड़ी। प्रीति कुछ देर वहीं खड़ी ट्रेन को जाते देखती रही। तभी विक्रांत बोला, तू राम सिंह काका के साथ घर जा, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। प्रीति ने चुपचाप सिर हिला दिया और जाने लगी। उसके कुछ दूर जाते ही विक्रांत राम सिंह से बोला, काका, मासा को बता देना कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी और इसे सीधे घर ले जाना, वरना ये उस पारों के साथ दिन भर गांव की मिट्टी में धूल उड़ाती फिरेगी। राम सिंह ने प्रीति की ओर देखा और विक्रांत के सामने हाथ जोड़कर बोला, जी हुकुम। राम सिंह प्रीति को अपने साथ ले गए। उनके जाते ही विक्रांत ने वीर को फोन किया। दूसरी ओर वीर उसकी कॉल रिसीव करके कुछ कहता उसके पहले ही विक्रांत बोला, वीर, जल्दी से मुझे बाजरे के खेतों में आकर मिल। मेरे दिमाग में एक ऐसी तरकीब आई है जिससे प्रीति अपनी मर्जी से जमीन के पेपर्स पर साइन कर देगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वीर के इतना कहते ही विक्रांत ने फोन कट कर दिया और भागता हुआ अपनी जीप की ओर बढ़ा। दूसरी ओर राम सिंह जीप ड्राइव कर रहे थे और प्रीति उसकी बगल में ही बैठी थी। तभी प्रीति की नज़र पारो पर पड़ी जो हाथों में मटकी लिए जा रही थी। प्रीति, विक्रांत भाई सा तो किसी जरूरी काम में बिजी है, यही ठीक समय है, तू सुमेर से जाकर बात कर सकती है। मन ही मन इतना कहकर प्रीति ने राम सिंह की ओर देखा और फिर से बोली, काका सा, जरा गाड़ी रोकिए। राम सिंह ने गाड़ी रोकते हुए पूछा, क्या हुआ बिटिया? प्रीति जीप से बाहर आकर बोली, काका सा, आप जाए, मैं थोड़ी देर में अपने आप घर आ जाऊंगी। राम सिंह परेशान होकर बोले, नहीं बिटिया, अगर छोटे ठाकुर साहब को पता चल गया तो मुझे घर बैठा देंगे। कुछ नहीं होगा काका, मैं विक्रांत भाईसा के आने से पहले ही घर पहुंच जाऊंगी, आप जाइए। इतना कहकर प्रीति वहां से भाग गई। उसके जाते ही राम सिंह ने अपनी हथेली अपने ही सिर पर मारी और बोले, ये प्रीति बिटिया एक दिन मुझे नौकरी से निकलवा कर ही रहेगी। इधर प्रीति भागती हुई पारो के पास पहुंची और पारो को बाहों में भरकर बोली, पारो, मैं आ गई। पारो ने प्रीति को खुद से दूर किया और बोली, प्रीति, तू यहाँ क्या कर रही है? अगर तेरे भाईसा ने तुझे मेरे साथ देख लिया तो बेवजह मुझे बातें सुनाएंगे। प्रीति मुंह बनाकर बोली, अरे अब तू भाईसा की वजह से मुझे सुनाएगी क्या? भाईसा को तो तू जानती ही है, वो तो मुझे भी 24 घंटे सुनाते रहते हैं, पर दिल के बुरे नहीं है वो।
पारो ने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रीति ने फिर से उसे पकड़ लिया और बोली, अच्छा बाबा भाईसा की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। इतना कहकर प्रीति ने अपने कान पकड़ लिए। पारो मुस्कुरा दी। उसने प्रीति के हाथों में मटकियां थमाते हुए कहा, ये ले पकड़ इन्हें। बसंती काकी के घर ये मटकियां देनी है। प्रीति ने मुस्कुराते हुए मटकियां पकड़ी और पारो के साथ आगे बढ़ने लगी। दोनों कुछ कदम ही चली थी कि अचानक प्रीति की नजर सुमेर पर पड़ी, जो अपनी जीप से उनकी ओर ही बढ़ रहा था। सुमेर की नजर जैसे ही प्रीति पर पड़ी तो उसने तुरंत अपनी जीप रोकी और जीप से उतरकर प्रीति के पास पहुंचा। किसी जरूरी काम से जा रहा था। अच्छा हुआ जो तेरा चेहरा दिख गया, अब मेरा काम जरूर हो जाएगा। ये सुनकर प्रीति मुस्कुराई और उसने पूछा, किस जरूरी काम से जा रहा था? मेरी जमीन बाबू साहब को बेचने जा रहा है। प्रीति के इतना पूछते ही सुमेर के जैसे होश ही उड़ गए। वो कुछ बोल नहीं पाया और इधर इधर देखने लगा। पारो भी हैरानी से प्रीति को देखने लगी। प्रीति फिर से बोली, क्या हुआ? यही सोच रहा है ना कि मुझे कैसे पता चला? सुमेर ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और प्रीति की ओर देखने लगा। तो प्रीति फिर से बोली, उस रोज मेले में जब मैंने तुझे कुएं के पास बुलाया था, तब तेरे और आदित्य साहब के बीच मेरी जमीन को लेकर ही बात हुई थी ना? तू जानता था ना कि वो यहाँ मेरी जमीन खरीदने ही आए हैं? फिर भी तूने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझसे प्यार का दावा करता है ना तू? तो ये है तेरा प्यार? सुमेर ने तुरंत सफाई दी, मैं मानता हूँ प्रीति कि आदित्य साहब तेरी जमीन खरीदने के लिए ही मुझसे मिले थे और वो मुझे मेरा मुंह मांगा कमीशन भी देने को तैयार थे। पर प्रीति, मैं अभी तक उनका काम करने के लिए अपना मन नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो जमीन तेरी है। प्रीति गुस्से में भर की, ठीक है, मैं ये मान लेती हूँ कि तू सच कह रहा है, पर ये भी तो सच है ना कि तूने मुझसे ये बात छिपाई कि बाबू साहब यहाँ मेरी जमीन खरीदने के लिए आए हैं। सुमेर कोई जवाब नहीं दे पाया। सुमेर, मैंने बाबू साहब से भी यही कहा है और तुझसे भी यही कहूंगी कि मेरी जमीन बिकाऊ नहीं है। वो जमीन किसी की अमानत है हमारे पास और हम उसे कभी नहीं बेचेंगे, कभी नहीं। जाकर एक बार फिर से आदित्य साहब को बता देना। चल पारो, ये मटकी बसंती काकी को दे आते हैं, प्रीति ने सुमेर को घूरते हुए कहा और पारो के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही सुमेर ने गुस्से में बहुत जोर से अपनी जीप में लात मारी और बोला, सुमेर, तुझे आदित्य बाबू को उसी दिन साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि तू उनका काम नहीं कर पाएगा, पर नहीं, तूने ज्यादा कमीशन की लालच में आदित्य साहब को इस काम को करने के लिए हाँ कह दिया। अब जब प्रीति ये जान चुकी है कि आदित्य साहब उसकी जमीन खरीदने यहाँ आए हैं, तो वो जमीन आदित्य साहब को मिलने से रही, क्योंकि अगर प्रीति को ये बात पता चल गई है तो उसके घर वालों को भी पता चल गई होगी और वो विक्रांत, वो तो अपनी तलवार लिए तुझे ही ढूंढ रहा होगा। तूने बेवजह ही खुद को मुसीबत में फंसा लिया। अब तुझे कमीशन तो मिलने से रहा, प्रीति भी तुझसे नाराज हो गई और अब तुझे बड़े ठाकुर की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। कहीं वो तेरी दलाली ही बंद ना करवा दे। यही सब सोचते हुए सुमेर वही जीप से टिककर खड़ा हो गया और इस मुसीबत से बाहर निकलने का हल खोजने लगा। दूसरी ओर पारो ने प्रीति के साथ चलते हुए पूछा, प्रीति, आदित्य बाबू तो इतने बड़े आदमी हैं, तो फिर वो तेरी इस छोटी सी जमीन को क्यों खरीदना चाहते हैं? प्रीति आगे बढ़ते हुए बोली, पता नहीं, पर जरूर कोई बात है, वरना वो हमारी जमीन की दुगुनी कीमत कभी नहीं देते, पर चाहे जो हो जाए हम उन्हें ये जमीन नहीं देंगे। तू चल मेरे साथ, हम बाबू साहब के गेस्ट हाउस चलते हैं।
मैं वहां जाकर उनसे साफ साफ कह दूंगी कि वो आज ही यहाँ से चले जाए, क्योंकि मैं और मेरे बाबा साहब उन्हें ये जमीन किसी भी हालत में नहीं देंगे। चल, पारो कुछ कहती उसके पहले ही प्रीति उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। दोनों कुछ देर में गेस्ट हाउस पहुंची, पर तभी पारो के कदम रुक गए और वो बोली, प्रीति, हमें ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों यहाँ अकेले बाबू साहब से मिलने आए हैं तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। तू तो बड़ी हवेली में रहती है, इसलिए किसी की तुझसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी, पर मेरा क्या? गांव वाले मुझसे सवाल जरूर करेंगे, और अगर मेरे घर वालों को ये बात पता चली कि मैं यहाँ अकेली एक लड़के से मिलने आई हूँ तो मुझे जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। पारो के इतना कहते ही प्रीति का पारा चढ़ गया और वो गुस्से में बोली, डरपोक कही कि कोई नहीं देखेगा हमें यहाँ, चल। प्रीति ने फिर से पारो का हाथ पकड़ लिया और गेस्ट हाउस के अंदर जाने लगी, पर पारो ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं प्रीति, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। तुझे अगर अपने भाई सा की मार खाने का शौक है तो खा, पर मुझे उनकी चार बातें सुनने का कोई शौक नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। प्रीति उसे घूरते हुए बोली, देख पारो, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तू बार बार मेरे भाईसा को हमारे बीच लाकर मुझे ताने क्यों मार रही है? अगर तुझे नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। पारो झट से उसकी बांह पकड़ते हुए बोली, प्रीति, यहाँ भी तो कोई होना चाहिए ना, जो ये देख सके कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। प्रीति ने मुंह बनाया और पारो को घूरते हुए गेस्ट हाउस के अंदर चली गई। गेस्ट हाउस के लिविंग रूम में चंदू सफाई कर रहा था। उसे देखते ही प्रीति ने पूछा, चंदू भाई साहब, आदित्य साहब यही ठहरे हुए हैं न? चंदू ने पलटकर तुरंत प्रीति की ओर देखा और दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने प्रीति से पूछा, प्रीति बायसा, आप यहाँ? प्रीति इधर उधर देखने लगी। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसने चंदू की ओर देखकर कहा, भाई साहब, वो मैं आदित्य साहब से मिलने आई थी। कहाँ है वो? यहाँ हूँ, आदित्य ऊंची आवाज में बोला। उसकी आवाज सुनकर प्रीति ने पलटकर देखा तो उसके सामने सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स में हाथों की घड़ी बांधे आदित्य खड़ा था। उसे देखते ही प्रीति को बहुत गुस्सा आया। आदित्य उसकी ओर बढ़ा और उसे घूरते हुए चंदू से बोला, चंदू, मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ चाय नाश्ता ले आओ। चंदू भागता हुआ रसोई घर की ओर चला गया। प्रीति गुस्से में बोली, मैं यहाँ चाय नाश्ता करने नहीं आई हूँ, आपको ये बताने आई हूँ कि आप अपनी सारी दौलत भी अगर मुझे दे तो भी मैं आपको मेरी जमीन नहीं दूंगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से आज ही चले जाए। प्रीति की बातें सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, आदित्य मेहरा यहाँ अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से ही जाएगा, और वो भी तुम्हारी जमीन लेकर, समझी तुम? आदित्य के इतना कहते ही प्रीति गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगी, पर तभी प्रीति का पैर कॉर्पेट में उलझ गया और वो आदित्य के ऊपर जा गिरी। दोनों जमीन पर पड़े एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। प्रीति ने उठने की कोशिश की, पर उसका दुपट्टा आदित्य के नीचे दबा हुआ था और वो दुपट्टे के खींचने से फिर से आदित्य के ऊपर जा गिरी। आदित्य ने गुस्से में अपने नीचे से प्रीति का दुपट्टा निकाला और उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे खुद से दूर किया। वो उठकर खड़ा हुआ और उसने बिना प्रीति की ओर देखे उसे उठाने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, पर प्रीति ने उसका हाथ नहीं पकड़ा और खुद ही उठकर खड़ी हो गई। आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरी जमीन खरीदने का आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा, प्रीति अकड़कर बोली। आदित्य के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता
प्रीति की ओर बढ़ते हुए बोला आदित्य मेहरा अपना हर सपना सच करना जानता है, इसलिए जब तक तुम इन जमीन के पेपर्स पर साइन नहीं कर देती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुंह मांगी कीमत लो और जमीन के पेपर्स पर साइन कर दो, क्योंकि ये मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें इस जमीन की कीमत दे रहा हूँ, वरना अगर मैं अपनी जिद पर आ गया तो ये जमीन मैं चुटकी बजाते हासिल कर लूंगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपकी ये जिद कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य खुद से बोला अभी तक तो मैं शराफत से अपनी जमीन लेने की कोशिश कर रहा था, पर अब लगता है कि तुम भी अपनी फैमिली की तरह धोखेबाज और लालची ही हो, इसलिए अब मैं अपने तरीके से ये जमीन हासिल करूंगा। आदित्य ने इतना कहकर विक्रांत को फोन किया। दूसरी ओर विक्रांत वीर के साथ बैठा प्रीति से पेपर साइन करवाने के बारे में ही सोच रहा था। उसने जैसे ही आदित्य का नंबर देखा तो तुरंत कॉल रिसीव करके बोला जी आदित्य साहब। आदित्य ने सीधे उससे सवाल किया तुम्हें अपना वादा याद है न? तुम्हें आज ही जमीन के पेपर्स पर अपनी बहन के साइन लेने हैं। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला अच्छे से याद है, आप चिंता मत करिए, प्रीति के साइन किए पेपर्स आज ही आपके पास पहुंच जाएंगे और कल प्रीति खुद चलकर रजिस्ट्री भी करवाएगी। जैसे ही पेपर्स मेरे हाथ में आएंगे तुम्हें जमीन की कीमत मिल जाएगी, पर तुम्हें काम आज ही करना होगा। हो जाएगा, आप बस चेक तैयार रखिए। विक्रांत के इतना कहते ही आदित्य ने कॉल कट कर दिया और खुद से बोला अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम आज अपनी उस बदतमीज बहन से पेपर साइन कैसे करवाओगे। इधर वीर ने परेशान होकर विक्रांत से पूछा विक्रांत तूने आदित्य साहब से वादा कर तो दिया है, पर तू प्रीति से साइन कैसे करवाएगा। विक्रांत बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराने लगा। प्रीति गुस्से में गेस्ट हाउस से बाहर आई तो पारो ने उसकी बाह को छूकर पूछा क्या कहा उस शहरी बाबू ने। प्रीति गुस्से में बोली पारो आज तक मुझे लगा था कि आदित्य बाबू बस थोड़े गुस्से वाले हैं पर दिल के बुरे नहीं हैं, पर आज पता चला कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और जिन्हें सौदा करने के अलावा कुछ नहीं आता। पर अब तो मैंने भी ठान लिया है कि उन्हें ये जमीन किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। पारो भी परेशान हो गई और बोली प्रीति यहाँ से चल, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। प्रीति आगे चलते हुए बोली चल। दोनों घर की ओर बढ़ने लगी। प्रीति परेशान होकर मन ही मन आदित्य के बारे में सोचने लगी। तभी पारो आगे बढ़ते हुए बोली पता नहीं ये शहरी लोग ऐसे क्यों होते हैं। मुझे तो लगा था कि आदित्य बाबू बाकी लोगों की तरह नहीं है, उन्होंने हमेशा तेरी मदद ही की थी, पर आज पता चला कि वो बस अपना उल्लू सीधा कर रहे थे और मैं बेवकूफ़ों की तरह ये सोच रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। प्रीति गुस्से में उसे घूरते हुए बोली अब तो तुझे समझ आ ही गया होगा कि वो अच्छे इंसान नहीं है और मेरे लायक तो बिल्कुल नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। हमारे बीच सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, प्यार कभी नहीं। पारो उदास हो गई और बिना कुछ कहे चुपचाप प्रीति के साथ चलने लगी। इधर विक्रांत अपने घर पहुंचा और सीधे अपने कमरे में आया। उसने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक फाइल निकाली। फाइल निकालकर उसने अपनी जैकेट में रखे हुए जमीन के कागज निकालकर फाइल में लगे कागजों के बीचों बीच रख दिए और फिर फाइल बंद करके बोला अब मुझे प्रीति से इन पेपर्स पर साइन करवानी होगी। इतना कहकर विक्रांत फाइल हाथ में लिए अपने कमरे से बाहर आया
और नीचे लिविंग रूम में प्रीति को देखने लगा, पर प्रीति उसे कहीं नजर नहीं आई। वो सीधे प्रीति के रूम में पहुंचा। उसने कमरे में चारों ओर देखा, पर प्रीति वहां नहीं थी। वो प्रीति के कमरे से बाहर आया और उसने प्रीति को आवाज लगाई, प्रीति, प्रीति। पर प्रीति का कोई जवाब नहीं आया। विक्रांत सीढ़ियों से होते हुए किचन की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी गंगा किचन से बाहर आ गई। उसे देखते ही विक्रांत ने पूछा, काकीसा, प्रीति कहीं नजर नहीं आ रही है? मैंने तो राम सिंह काका से कहा था कि वो प्रीति को स्टेशन से सीधे घर लेकर आए। जरूर ये लड़की बीच में ही उस पारों के साथ चली गई होगी। जब से दिल्ली से लौटी है, सारा दिन उस पारों के साथ मिट्टी में हाथ गंदे करती फिरती है। कभी उसके साथ मिट्टी लेने नदी पर जाती है, तो कभी उसकी मिट्टी सानती और कभी उसके बर्तन बनाती है। हवेली की इज्जत का तो इसे जरा भी ख्याल नहीं है। मेले में भी चिल्ला चिल्ला कर पारों के खिलौने बेच रही थी और नाचने वालियों के साथ नाच रही थी। गंगा मुस्कुराते हुए बोली, बस कर विक्रांत, कहीं नहीं गई है वो। यही है किचन में मेरे साथ रात के खाने की तैयारी कर रही थी। विक्रांत ने हैरानी से पूछा, क्या? पर मैं कितनी देर से उसे आवाज लगा रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही है? तभी प्रीति हाथों में चाय की प्याली लिए किचन से बाहर आई, क्योंकि मैंने सोचा कि आपके लिए चाय बन ही रही थी तो सीधे चाय लेकर ही आपके पास आऊं। इतना कहकर प्रीति ने चाय का कप और प्लेट विक्रांत की ओर बढ़ा दी। विक्रांत ने चाय की प्याली ली और प्रीति को हैरानी से देखने लगा। प्रीति उसे देखकर मुस्कुराने लगी। विक्रांत ने वहीं रखे सोफे पर बैठकर चाय का एक घूंट ही पिया था कि प्रीति ने झट से पूछा, चाय कैसी बनी है भाई साहब? प्रीति के इतना पूछते ही विक्रांत ने तुरंत प्रीति की ओर देखा और पूछा, प्रीति, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तू मेरे लिए चाय तब बनाती है जब तुझे कुछ चाहिए होता है, तो अब सीधे सीधे बता दे कि तुझे क्या चाहिए। प्रीति झट से बोली, माफी। विक्रांत उसे हैरानी से देखने लगा। लेखिका कविता वर्मा।